हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है रसारोहण। रसारोहण, एसेंट ऑफ सेल। रसारोहण है क्या? देखिए, रसारोहण का मतलब है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, पादपों में जड़ों से अवशोषित जल का पादप के सभी वायवीय भागों, वायवीय भागों का मतलब होता है जो वायु में रहते हैं, जैसे पत्तियां हैं, पुष्प है, फल हैं, वायवीय भागों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। रसारोहण कहलाता है। देखिए, ये रसारोहण की जो क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से ही जल पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंच पाता है, जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है। ये रसारोहण का मार्ग, रसारोहण किस मार्ग से जाता है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि रसारोहण का जो मार्ग है वो है जाइलम, ऊतक की वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं, अर्थात जाइलम ऊतक इन्हीं से मिलकर के बना होता है। तो रसारोहण का जो कार्य है ये जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। रसारोहण की जो क्रिया है, इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, यानी ये क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। रसारोहण की क्रिया विधि, ये जो रसारोहण है, इसकी क्रिया विधि के संबंध में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। अर्थात कहें कि समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सभी सिद्धांतों को हमने 3 श्रेणियों में बांट करके अध्ययन किया है। सबसे पहला है जैववाद, जिसे हम कह सकते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, यानी जैववाद मतलब इस सिद्धांत के समर्थक जो वैज्ञानिक थे, उनका यह मानना था कि पादपों में रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। इस जैववाद के समर्थक वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक थे गॉर्डलेवस्की। उनका यह मानना था कि पादपों में जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जाइलम से जुड़ी हुई, उनमें जल को अवशोषित किया जाता है और
अवशोषित जल को जाइलम की वाहिकाओं में थ्रो कर दिया जाता है, रिले एंड थ्रो, अर्थात एक कोशिका से गुहिका में चला जाता है, उस गुहिका से फिर दूसरी कोशिका में चला जाता है और जल नीचे से ऊपर की ओर रसारोहित हो जाता है। इस जैववाद के दूसरे जो समर्थक वैज्ञानिक थे वो थे जेसी बॉस, हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बॉस। इनका ये मानना था कि जो बलपुट है, पादप में जड़ों की जो बलपुट होती है, उस बलपुट की वे कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के नजदीक होती हैं, उनमें लगातार स्पंदन होता रहता है और उस स्पंदन के दौरान जब ये फैलती हैं तो इनमें जल आकर के एकत्रित हो जाता है और जब ये संकुचित होती हैं तो इनमें भरा हुआ जल अगली कोशिकाओं में चला जाता है और इस तरह से रसारोहण का कार्य हो जाता है। देखिए ये दोनों ही बातें जो है वो जीवित कोशिकाओं के समर्थन की हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक थे स्ट्रॉसबर्गर, उन्होंने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जीवित कोशिकाओं को नष्ट करके और देखा कि रसारोहण की क्रिया पहले जैसे ही चलती रहती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस रसारोहण की क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो है मूल दाब का सिद्धांत। मूल दाब का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को प्रेस्टले नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में जब जल का अवशोषण होता है तो जल के जड़ के अंदर जो जल की अधिकता होती है, क्योंकि लगातार अवशोषण होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में जड़ के अंदर एक दाब उत्पन्न हो जाता है जो कि मृदा से ऊपर की ओर होता है, यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और ये दाब इस जल को नीचे से ऊपर चढ़ाने में योगदान देता है, अर्थात रसारोहण की क्रिया इस दाब के कारण होती है। देखिए इस दाब के समर्थन में प्रयोग भी किया गया था। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से गमले के अंदर पादप लगा हुआ है और उसमें से तने के शीर्ष वाले भाग को काट दिया जाए और उस पर एक रबड़ की नलिका के साथ एक कांच की परखनली को जोड़ दिया जाए और उसमें पारा भर दिया जाए तो वो पारा पहले से अपनी स्थिति को बदल लेता है। ठीक है। तो ये अब मूल दाब पैदा तो होता है परंतु इसका मान इतना कम होता है, यानी लगभग 2 एटमॉस्फेयर के करीब होता है और अगर ये दाब कुछ ऊंचाई के पादपों में रसारोहण के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन जिनकी पादपों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है उनमें इस दाब के कारण रसारोहण नहीं होता है। तो अब तीसरा जो है बात यह है देखिए तीसरा है भौतिकवाद। भौतिकवाद ये बात या सिद्धांत इस बात को व्यक्त करता है कि रसारोहण की क्रिया में भौतिक बलों का योगदान होता है और ये भौतिक बल पादप में उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक जो होते हैं, समर्थक हैं डिक्सन एवं जॉली। इनका एक सिद्धांत दिया है, डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया है बाष्पोत्सर्जन तनाव एवं
जल सेसंजन बल सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से ये पादप का तना है और यहां इस तने में ये जाइलम ऊतक है जो कि वाहिनी और वाहिकाओं के द्वारा इस तरह से बना हुआ है। यहां ये जड़ की जाइलम है। अब यहां पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर भी इस तरह से ये सिराएं हैं और सिराओं में इस तरह से ये बनी हुई है। यहां पत्ती में पर्ण मध्य ऊतक है, ये पर्ण है और ये पर्ण मध्य ऊतक है, मीजोफिल। इसमें यहां रंध्र होते हैं, पत्तियों में रंध्र। अब इन रंध्रों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन। अब बाष्पोत्सर्जन के कारण यहां जल के अणु जो है वो बाहर निकलते हैं, जल वाष्प। अब ये जल वाष्प से जो जल की कमी होती है, इसकी पूर्ति अंतराकोश के अवकाशों से होती है और अंतराकोश के अवकाशों से अंत में ये जाइलम यानी सिराओं के, पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती है उसकी जाइलम से जल की पूर्ति करते हैं। पादपों में जल के अणु आपस में एक दूसरे से सेसंजन बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात जल के अणु एक अटूट स्तंभ के रूप में उपस्थित रहते हैं, एक चैन के रूप में होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जल का ये जो अटूट स्तंभ है ये जाइलम से, जड़ से लेकर के और तने और पत्तियों तक होता है। देखिए, ये जाइलम है, तने की जाइलम, और इसमें ये है जल का अटूट स्तंभ। ठीक है। अब देखिए, इसमें यहां हमने जड़ से लेकर के, ये जड़ की जाइलम है, जड़ की जाइलम, यहां से जल यहां पहुंचना है। तो इसमें एक दाब किसके कारण पैदा हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि पादप में लगातार बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है और उस बाष्पोत्सर्जन के कारण तनाव बल पैदा हो रहा है जो जल के अणुओं को पत्ती की सिराओं की जाइलम से बाहर खींच रहा है। तो एक बल तो पैदा हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन, तनाव बल, और ये तनाव बल पैदा हो रहा है बाष्पोत्सर्जन के कारण। पादप में बाष्पोत्सर्जन की दर जितनी ज्यादा होगी, तनाव बल का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी कारण से पौधे के अंदर जल जब तेज बाष्पोत्सर्जन होता है तो नीचे से ऊपर तेजी से चढ़ता है। तो एक तो तनाव बल होता है जो किसके कारण पैदा हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन के कारण। दूसरा जो बल है, जल के अणु आपस में, ये देखिए, ये जल के अणु हैं, जल के अणु जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक चैन बनाए हुए हैं। तो जल के अणु जब, क्योंकि जल के अणु दूसरे जल के अणु से जुड़ता है तो आपस में सेसंजन बल कार्य करता है और जल के अणु का जाइलम की वाहिकाओं के साथ अलग होना, ये आसंजन बल होता है। तो सेसंजन बल इसमें पैदा होता है। जल के अणुओं के मध्य
उत्पन्न जल के अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंजन बल। ठीक है, ये दो बल कार्य करते हैं। एक बल आपस में जिसे हम कह सकते हैं जल के अणुओं को एक दूसरे से जोड़े हुए रखते हैं, वो है सहसंजन बल। और बाष्पोष्ण तनाव बल इसको ऊपर की तरफ खींचता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई चेन होती है या रस्सी होती है, उस रस्सी में से ऊपर से खींचते जाते हैं तो नीचे से अपने आप ही वो चीजें ऊपर की ओर आती चली जाती हैं। तो इसी तरह से यहां बाष्पोष्ण तनाव बल जो है, इस तनाव बल के कारण जल के अणुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और ये जल के अणु जो कि तने की जो जाइलम वाहिका और वाहिनिका है उनके अंदर एक अटूट स्तंभ के रूप में होता है। तो ये जल के अणु बिना एक दूसरे से अलग हुए और एक जल धारा के रूप में नीचे से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये इधर इसको खींचेगा और ये इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात इसमें जीवित कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। यहां भूमिका है तो बाष्पीकरण के कारण उत्पन्न तनाव बल की है और जल के अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंजन बल की उपस्थिति है, जिसके कारण ये क्रिया हो रही है। अब ये क्रिया तभी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों दाब बराबर होंगे तो ही ये क्रिया हो जाएगी। इस क्रिया के होते रहने के लिए बाष्पोत्सर्जन तनाव बल का मान, ये जल के अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंजन बल का मान जो है उससे कम होना चाहिए। यानी यूं कहें कि इन दोनों तनाव बलों में जल के रसारोहण की क्रिया तभी संभव होगी जब जल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो सहसंजन बल का मान है यह तो होगा ज्यादा और बाष्पोत्सर्जन तनाव बल का मान उसकी तुलना में होगा कम, तब तो रसारोहण होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत क्रिया हुई, बाष्पोत्सर्जन तनाव बल का मान ज्यादा है और जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल का मान अगर कम है, तो ये जल के अणु बीच में से टूट जाएंगे, अर्थात जल का स्तंभ टूट जाएगा और नीचे जो टूटा हुआ भाग है उससे नीचे चला जाएगा और जो भाग ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा। अर्थात यहां आप स्पष्ट समझ लीजिएगा कि दो बल काम करते हैं, उत्पन्न होते हैं, बाष्पोत्सर्जन तनाव बल और सहसंजन बल। बाष्पोत्सर्जन तनाव बल जल को ऊपर की ओर खींचता है और सहसंजन बल जल के अणुओं को आपस में जोड़े हुए रखता है। और रसारोहण की क्रिया तभी संभव है जब बाष्पोत्सर्जन तनाव बल का मान से जल के अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंजन बल का मान अधिक होता है, अर्थात ये मान अधिक और ये मान कम। ये उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए कोई रस्सी से हम पानी खींच रहे हैं और रस्सी कमजोर है और उसको हमने बहुत तेजी से खींचा है, यानी उस पर बहुत ज्यादा बल लगा दिया है, तो वो रस्सी बीच में से टूट जाएगी, अर्थात नीचे से ऊपर पानी नहीं आएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि तनाव बल का मान कम होना चाहिए और सहसंजन बल का मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पादपों में रसारोहण की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये इस रसारोहण का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा हम कितनी भी ऊंचाई का वृक्ष हो उसमें रसारोहण की क्रिया को समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई का होगा तनाव बल उतना ही ज्यादा पैदा होगा और जल आसानी से नीचे से ऊपर रसारोहित होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के कई प्रमाण भी हैं वास्तव में कि भाई इसी तरीके से जल का रसारोहण होता भी है या नहीं होता है। इस बात को हम इस बात से स्पष्ट कर सकते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि पादपों में जल के रसारोहण की दर पादप में होने वाले बाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही ज्यादा रसारोहण होगा।
तो प्रत्यक्ष रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि रसारोहण की क्रिया बाष्पीभवन की क्रिया से समानुपाती होती है, उसी के द्वारा ये निर्भर होती है। ठीक है, तो यहां हमने ये चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ा है, इसमें पादपों में जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसके बाद इसमें रसारोहण की क्रिया ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके रसारोहण में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि रसारोहण किसे कहते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो है जैविकवाद, जो आज वर्तमान में कह सकते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि जैविक कोशिकाओं के, जीवित कोशिकाओं के द्वारा ये क्रिया नहीं होती है। मूल दाब का सिद्धांत, मूल दाब के द्वारा जल का रसारोहण होता है, लेकिन ये तभी होता है जब पादप में जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है और बाष्पीभवन की दर कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है, लेकिन वो केवल कुछ ऊंचाई तक ही संभव है। लेकिन यहां तीसरा जो सिद्धांत है, जिसे हम कह सकते हैं डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत, जिसका नाम है बाष्पोत्सर्जन तनाव एवं जल संसर्जन बल का सिद्धांत। और यह सिद्धांत कितने भी ऊंचाई का वृक्ष हो उसके अंदर रसारोहण की क्रिया को स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके दोनों टॉपिक पूरे हुए हैं, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। ठीक है, अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, पहले भी कई बार आए हुए हैं। एक तो आता है पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि कैसी होती है, इसके निष्क्रिय और सक्रिय दोनों में अंतर बताइए, तुलना कीजिए। यहाँ रसारोहण में पूछा जाता है कि डिक्सन और जॉली का सिद्धांत को समझाइए, तो आप आराम से समझा सकते हैं। इस तरह का आप चित्र बना देते हैं। पादपों में पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर सिराएं होती हैं, सिराओं में जाइलम ऊतक होता है, पत्तियों के अंदर पर्ण मध्य ऊतक होता है, साथ में पत्तियों के किनारों पर सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों के द्वारा बाष्पीभवन की क्रिया होती है। बाष्पीभवन की क्रिया के कारण पादपों में एक तनाव बल पैदा होता है। उस तनाव बल के कारण जल के अणुओं को जाइलम से खींचा जाता है, पत्तियों की जाइलम से खींचा जाता है। जल के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके एक अटूट स्तंभ बनाए हुए होते हैं। जब ऊपर से जल के अणु को एक को खींचा जाता है बाष्पीभवन तनाव के बल के कारण, तो नीचे से अपने आप ही चढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है और रसारोहण की क्रिया कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके।